अपनी आंखों से प्रताप की शिकस्त का नजारा देखेंगे। हाँ खान खान, यही तो मौका जब हम अपनी तवारीख के सबसे सुनहरी वर्क को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखें। हम प्रताप और उसकी फौज को अपनी आंखों के सामने जलकर खाक होते हुए देखना चाहते हैं। वीरबाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी है, गौरव है मेवाड़ का, और मेवाड़ में किसी को अपनाने के बाद छोड़ने की परंपरा नहीं है राजा मालदेव जी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपने विवाह को भंग कर देंगे? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपनी पत्नी को निस्सहाय छोड़ देंगे? तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली। अन्यथा 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 शांत हो जाइए दाजीराज, इतने तनाव में कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं राम सिंह, अब कोई लाभ हानि की बात नहीं होगी और ना ही इनके साथ कोई वार्ता होगी। राणा उदय, हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे राणा परिवार को इस धरती से ही मिटा देंगे। राजा मालदेव! यदि आप इस समय मेवाड़ के अतिथि नहीं होते तो यहां से आपका शव ही वापस मारवाड़ जाता। आप लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मालदेव जी, आप हमारी बात सुनिए। युद्ध मेवाड़ के साथ युद्ध होगा। हर बात का निर्णय अब कुंभलगढ़ में होगा। शोक मत मनाना, बल्कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे परिवार के साथ संबंध होने से हम बच गए। चलिए सब मेरे साथ। चले जाएंगे दाजीराज, पर यूं नहीं। राम सिंह, अपनी सीमाएं मत भूलो। मारवाड़ के राजा हैं हम, और हमने मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। तो इनके साथ कोई भी शांति वार्ता अब कैसे हो सकती है? ठीक है दाजीराज, जैसी आपकी आज्ञा। कोई पता कुछ कैसे हमारा विवाह होने वाला। रुक जाइए कुंवर प्रताप, जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिए। हमारी बात सुनिए, हमने कहा रुक जाइए।
हमारी बात तो सुनिए धीर भाई जी। क्या सुने राणा जी? आप सुनने को क्या रह गया राणा जी? आप बाहर जाते हैं, एक सुंदर लड़की के प्रेम में पड़ते हैं और उससे विवाह करके उसे यहाँ ले आते हैं। हम पूछते हैं राणा जी, आपने हमें बताना या हमें सूचित करना अवश्य नहीं समझा? प्रेम में पड़ने का तो प्रश्न नहीं उठता धीर भाई जी। हमने जो कुछ भी किया वो उनके गौरव की रक्षा के लिए किया, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया। विश्वास कीजिए हमारा धीर भाई जी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना राणा जी, वो हमारे लिए स्वीकारना बहुत कठिन है। क्या कहना चाहते हैं आप? विवाह के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था आपके पास? या सारे ब्रह्मांड में उससे विवाह करने के लिए सिर्फ आप थे? और आप राणा जी, जिनके पास पहले से 3 रानियां हैं, जिन्हें अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां करनी है, आप तो हम सबको हतप्रभ करके विवाह ही कराए राणा जी। आपने अपने सारे बने बनाए समीकरण को उल्टा क्यों पढ़ने दिया? सुंदरता के लिए आपका नैसर्गिक आकर्षण स्वाभाविक दिख रहा है राणा जी। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। धीर भाई जी बात सुनिए हमारी। सज्जा भाई जी, आपको तो हमारी बातों में विश्वास है ना? जाइए और समझाइए धीर भाई जी को। सज्जा भाई जी, हम धर्म संकट में फंस गए थे। हमने जो भी निर्णय लिया वो विवश होकर लिया। समझाएंगे तो हम तब राणा जी, जब पहले हमें ही आपकी बातें समझ आ जाए, क्योंकि हमें तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आपने इतनी शीघ्रता में विवाह क्यों किया। सज्जा भाई जी, जयवंता बाई जी, हम जानते हैं कौन प्रताप कि हमारे इस निर्णय ने अगर सबसे ज्यादा दुख किसी को दिया है, तो सबसे ज्यादा हानि किसी को पहुंचाई है, तो वो आप हैं। हमने कहा था आपसे कि अजब को भूल जाइए। जब अजब दे को अपमानित कर इस महल से बाहर निकाला जा रहा था, तब हम एक मूक दर्शक बनकर देखते रहे, केवल मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए। इतना प्रयास किया हमने इस एकता के लिए, लेकिन आज देखिए, वही मारवाड़ और मेवाड़ की एकता छिन्न भिन्न होकर रह गई है। आपका बलिदान व्यर्थ हो गया कुंवर प्रताप। क्या आप कभी अपने दाजीराज पर विश्वास कर पाएंगे? क्या आप कभी अपने दाजीराज को क्षमा कर पाएंगे? क्या आप इस बात को मान पाएंगे कि फेरवा में जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी? बोलिए कुंवर प्रताप, उत्तर दीजिए। दाजीराज, हम आपके हर निर्णय में आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। हम आपके पुत्र हैं दाजीराज, इसलिए हम कभी आपके किसी कार्य, किसी विश्वास पर प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि किया तो ये अधर्म हो जाएगा। और आपके मान सम्मान के लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़ा दाजीराज, तो हम अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ लड़ेंगे।
ठीक है रानी माँ। आपकी नई माँ का स्वागत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? थाल में पाव रखे वीर भाई जी। ये हमारे कुलदेवी का मंदिर है वीर भाई जी। अब आप हमारे परिवार का अंग बन चुकी हैं, इसलिए सबसे पहले सुख समृद्धि, मनवांछित फल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये प्रसाद कुलदेवी को चढ़ा दीजिए। वीर भाई जी, धीरे धीरे और एक एक करके हम आपको मेवाड़ के राजमहल के सभी नियम, उपनियम एवं संस्कार और इस कुल के मूल्यों से आपका परिचय करवा देंगे। किंतु अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए। सुनो, वीर भाई जी को सम्मान सहित उनके कक्ष में ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही देवी हैं महारानी जी। जो कुछ भी हमने किया वो इसलिए क्योंकि हम मेवाड़ की पाटवी रानी हैं। चाहिए जब किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, तब आपने हम पर विश्वास किया। धन्यवाद जयवंता भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हम ये मान लें कि आपने हमें क्षमा कर दिया? हम कौन होते हैं किसी को क्षमा करने वाले? ना ही हम इस योग्य हैं और ना ही अधिकारी। ये कार्य और अधिकार सब कुछ इनका है। जा मेरे प्यारे कबूतर जा, ये संदेशा शहंशाह अकबर को सुना। इस आनंदमयी संदेशे को सुनते ही शहंशाह अकबर हमें सोने की अशर्फियां, हाथी घोड़े सब दे देंगे। जा। हाँ मगनी हुकुम सिंह जी, रावत जी ने आपको तुरंत आपातकालीन बैठक में याद किया है। बाबूजीराज, राणा जी इस समय कई तरह की व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं से पहले से ही घिरे हुए हैं, इसलिए हम उन्हें और समस्याएं बताकर हताश नहीं करना चाहते। किंतु सत्य यह है
ये मारवाड़ अब इस राजपुताने के अन्य राजपूत राज्यों के साथ मैत्री संधियां करके युद्ध में अपनी राजनैतिक और सामरिक स्थितियां दृढ़ करने वाला है। अब यूं समझ लीजिए कि इस संभावित युद्ध से पहले हमारे इस राजपुताने में एक तरह का शक्ति परीक्षण होने वाला है। और बाजीराज, इस मारवाड़ ने तो हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी है। सबसे पहले तो रावत जी हमें भी अपने आप को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप हमारे सभी मित्र राज्य को यह संदेश भिजवा दें कि वे इस युद्ध में हमारा साथ दें। रावत जी, हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध यदि टाला जा सकता है, टाला जाए। अन्यथा वो धूर्त मुगल मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के संघर्ष का लाभ उठाकर राजपुताने पर हमला कर सकता है। और रावत जी, यदि ऐसा हुआ तो यह समस्त राजपुताने के लिए प्राणघाती आघात होगा। आपका कहना उचित है बाजीराज। हम तत्काल अपने सभी मित्र राज्यों को विशेष मैत्री संदेश भिजवा देंगे। और वो जो अलवर के दूध का शव मिला था, उसकी जांच में क्या प्रगति हो रही है? हमने अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दिया है। हमारे बीच इन शत्रुओं का जो भेदिया है वो अधिक दिनों तक बच नहीं पाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा ही जाएगा वो। आदरणीय बीकानेर के राजा कल्याणमल जी, जैसे कि आपको अपने निजी सूत्रों से विदित हो ही चुका होगा कि आज दुर्भाग्य से मेवाड़ और मारवाड़ युद्ध के कगार पे खड़े हैं। अब निर्णय आपको करना होगा कि इस युद्ध में आप किसके साथ। हमारे लिए ये युद्ध अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध है, क्योंकि राणा उदय सिंह ने अपनी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उस स्त्री से विवाह कर लिया है जिसके साथ विवाह करने में हम रुचि रखते थे। इसीलिए हम राजा मालदेव अपने सहयोग के लिए आपसे सप्रेम आग्रह करते हैं। डूंगरपुर ने आज तक हर परिस्थिति में मेवाड़ के साथ अपनी मैत्री निभाई है। उसी मैत्री के आधार पर हम इस संकट की घड़ी में भी आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसलिए हम राजा मालदेव सिंह आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इस युद्ध में आप हमारा साथ दें। जहां एक और प्रताप को ऐसा आभास होने लगा था कि राजपूत रियासतें मेवाड़ के साथ न आकर उससे अलग हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मारवाड़ के राजा मालदेव का आत्मविश्वास एक के बाद एक आ रहे सहयोग पत्रों से बढ़ता जा रहा था। ये अंतिम संदेश हाकिमपुर के राजा रुद्र सिंह जी को भिजवाया जाए कि भले ही बाकी सभी राज्य मारवाड़ की ओर चले जाएं, किंतु हाकिमपुर का साथ हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकता है। निसंदेह बाजीराज, और अभी करेरा और हिसार से भी हमारे भेजे संदेश के उत्तर आने बाकी हैं, और इन दोनों ही रियासतों से सकारात्मक संदेश आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। नीचे हकीमपुर, करेरा, हिसार, निर्णायक सहयोग। ऐसा क्या पैगाम भेज दिया हुकुम सिंह ने शहंशाह? क्या आप हंसते ही जा रहे हैं?
चांद बाबा, मेवाड़ और मारवाड़ में जंग होने जा रही है। हाँ, अब हम सही मायने बन जाएंगे शहंशाह हिंद। राणा जी, आप अंधेरे में? जिसने समूचे राजपूताने को अंधेरे में धकेल दिया हो, उसे उजाले में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक लड़की की मर्यादा को बचाने के प्रयास में हमने समूचे राजपूताने की मर्यादा को दांव पर लगा दिया। अपनी रानियों के रूठने की अपने मुंह से क्या शिकायत करें, जबकि अब हमारे साथ मारवाड़ तो बहुत दूर की बात है, राजपूताने का एक राज्य भी नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी। उसके लिए अपने आप को अपराधी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है राजीराज। और फिर उन 3 मित्र रियासतों से हमें उत्तर कहां आया हमारे संदेश का? क्या पता वे हमें अपनी ओर से पूरी सहायता का वचन दे दे। देख रहे हैं जयवंताबाई जी, हमसे रूठने की बजाय आज हमारा पुत्र हमारी सभी भूलों को भूलकर बड़ी सहजता से हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाने का प्रयास कर रहा है। आत्मविश्वास आपको रखना पड़ेगा राजीराज, क्योंकि इस कठिन समय में हमें आपके कुशल नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। हम तो अपनी समर्थ पर जितना हो सकेगा इस विध्वंसकारी युद्ध को टालने का प्रयास करते रहेंगे। पर आप मेवाड़ नरेश है राजीराज। मेवाड़ की सेना और मेवाड़ के लोगों में उत्साह केवल आप ही जगा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। जो कुछ भी हो गया है उससे हम अपने आप को प्रभावित नहीं होने दे सकते। हमें आगे देखना होगा, अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने सैनिकों के लिए। कुंवर प्रताप, आप सभी सामंतों के साथ हमारे मंत्रणा कक्ष में जाइए और वर्तमान स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कीजिए। हम थोड़ी देर में आते हैं। जो आज्ञा राजीराज। जब सभी अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, आंखें फेर ली, ऐसी कठोर स्थिति में इतनी दृढ़ता से हमारे साथ खड़े रहने के लिए हम आपको सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें केवल आपको दोष नहीं दिया जा सकता राणा जी। हम सब दोषी हैं कहीं ना कहीं। बच्चों की भावनाओं का अपमान हुआ है इस महल में, हमें लगता है राणा जी। और जब देखिए हाय लगी है सारे राजपूताने को, वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हो, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाएगा। हमें जाने दीजिए, फूल को हमारी आवश्यकता। हम आपको वचन दे रहे हैं, हम वहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे। उन्होंने ऐसा दुख कभी नहीं देखा है। आप पागल हो गई हैं क्या? आप अभी भी फूल के बारे में सोच रही? बार बार फूल से और उसके परिवार वालों से अपमानित होने के बाद भी फूल के मन में क्या चल रहा है, उन पर क्या बीत रही है,
ये उनके परिवार वाले सोचेंगे। और वैसे भी यदि आप भूल रही हैं तो हम आपको याद दिला देते कि फूल अब आपको अपनी सखी नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती है। मैं आपको अपना कुछ भी नहीं। इसीलिए अब उनकी चिंता मत कीजिए आप। क्या कभी फूल ने एक बार जानने का प्रयास किया कि आप कैसी? क्या एक बार भी उन्होंने जानना चाहा कि जब आपने अपनी भावनाओं का बलिदान दिया था उनके और कुंवर प्रताप के लिए, उस समय आपके मन पर क्या बीत रही थी? क्या उन्होंने एक बार भी जानने का प्रयास किया? एक बार भी? किंतु माँ, फूल तो हमने कह दिया कि आप मारवाड़ नहीं जा रही, मतलब नहीं जा रही। क्षमा कीजिए बाईसा, इस समय महाराज आपात युद्ध समिति के साथ विशेष गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। किसी को भी उधर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक मेवाड़ अपनी शाखा जौहर बरसी की शोक में है, हमें युद्ध भूमि में गुप्त शास्त्रागार बनाने का काम पूरा कर लेना चाहिए, ताकि युद्ध के समय हमारी सेना के जिस भाग को भी शस्त्रों की आवश्यकता पड़े तो तुरंत उसकी पूर्ति की जा सके। हमारे कारण जो आपको दुख हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे अपमान के कारण हमारे ना चाहते हुए भी आपसे बहुत कुछ छिन गया। हम युद्ध की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि हम भूल गए कि आपको बहुत दुख हो रहा होगा। क्या आप हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस युद्ध में आप कुंवर प्रताप का कोई अहित नहीं होने देंगे, उन पे कोई भी वार नहीं होने देंगे? बस यही आश्वासन चाहते हैं हम आपसे। आप हमें वचन दे सकते हैं? जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे हम पूरा प्रयास करेंगे, किंतु हम वचन नहीं दे सकते। किंतु बड़े दादा, आपने तो भी कहा था कि आप... फूल, संसार में यदि हमने सबसे अधिक किसी से स्नेह किया तो वो आपसे किया है। कम से कम आप तो हमें इस बात का अनुभव ना कराएं कि आप भी हमारे स्नेह का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। जब से हमें कुंवर प्रताप का मेवाड़ के लिए सहयोग का प्रार्थना पत्र मिला, हम तभी से समझ गए थे कि आने वाले इस संकट का हल हम सबको और अजमेर के सामंत रतन सिंह को मिलकर निकालना होगा। मुगल सैनिक ये अजमेर दुर्ग में क्या कर रहे हैं? हकीमपुर, करेरा और हिसार के राजा, आप सभी का हमारे अजमेर के दरबार में खैर मकदम। शहंशाह अकबर, आपने हमारे साथ छल किया है। हमने कब कहा कि हम कोई सूफी या दरवेश? कहा हमने कभी ऐसा? यहाँ बात या तो अपनी हुकूमत चलाने की होती है या बचाने की। तो हाल की सच्चाई ये है कि अजमेर मुगल हुकूमत की गिरफ्त में आ चुका है।
आसपास की कई रियासतें भी हमारी गिरफ्त में आ चुकी हैं। इनमें से कई रियासतों के राजा आप तीनों से ज्यादा बहादुर थे। किया उन्होंने हमारा मुकाबला, मगर अफसोस, जिन्होंने जितनी बहादुरी से हमारा मुकाबला किया उन्हें हमने उतना ही ज्यादा कुचला, बर्बाद किया। आखिरकार माननी ही पड़ी उन्हें हमारी हुकूमत। अब आप तीनों इस बर्बादी से बचा सकते हैं खुद को। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की गलतियों से सबक ले लेता है उसे दानिशमंद कहते हैं। उसे जिंदगी में कम तकलीफें झेलनी पड़ती, पर जो एक बार हमारे सामने हंसते हंसते अपना सर झुका दे, वो हमसे कुछ भी हासिल कर सकता है। आप हमसे चाहते क्या? सीधे मुद्दे पे चलिए, हम भी सीधे मुद्दे पे। मेवाड़ और मारवाड़ ने आप तीनों से मदद के लिए पैगाम भेजे हैं ना? आप तीनों भी मेवाड़ को एक पैगाम भेजे कि आप मेवाड़ के साथ हैं, और आप तीनों मेवाड़ को मदद के लिए अपनी अपनी फौजें भेज रहे हैं। लेकिन सचमुच में फौजें नहीं भेजेंगे आप, बस ऐसा एक पैगाम भेजेंगे मेवाड़ को। बाकी फौजें आपकी नहीं, हमारी जाएगी वहां। इतना छोटा सा काम ये देखने के बाद कि तमाम हिंदुस्तान के शहंशाह बनने वाले हम कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं ना आप तीनों से? ऐसे झूठे पत्र लिखेंगे तो क्या मान रह जाएगा हमारा? अपनी दृष्टि में गिर जाएंगे। आप हमें अपने ही भाइयों के विरुद्ध विश्वासघात कराना चाहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अल्फाजों को बड़े ही एहतियात के साथ बरतना चाहिए। हमारे सामने बिना सोचे समझे बोलने वालों का हश्र बहुत बुरा होता है। अच्छा ठीक है, आपके कहे अनुसार हम पत्र मेवाड़ को भेज देते हैं। चलिए, हम अपनी सेनाएं भी नहीं भेजेंगे। क्या उदय सिंह और कुंवर प्रताप इतने मूर्ख हैं जो आपकी सेना को हमारी सेना समझ लेंगे? जब उदय सिंह और उनका फर्जंद शहजादा प्रताप जौहर की बरसी में मसरूफ हो गए, उस वक्त हम भेजेंगे आप तीनों के तरफ से अपनी फौज। और जैसे ही अपनी दोस्तों की मदद के शक्ल में आई फौजों को चित्तौड़ के आसपास ठहरने का मौका मिल जाएगा, हम घेर लेंगे चित्तौड़ को। और एक बार चित्तौड़ को हमने चारों तरफ से घेर लिया तो हो जाएगा हमारा कब्जा चित्तौड़ पर। आप तो बस पैगाम भेज दीजिए फौरन, जैसे हमने कहा वैसे मेवाड़ को। मेवाड़ अगर ना कहा तो आप तीनों का भी वही हश्र होगा जो अजमेर के बहादुर सामंत रतन सिंह का हुआ था। ये नदी भरी पड़ी है पथरीली नोखली चट्टानों से, बच ही नहीं सकता रतन सिंह। चलो लौट चलते।
हाकिमपुर के राजकुमार की सीखने की ललक देखकर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया निशाना है आपका। गुरुदेव, हमने कुंवर प्रताप को अपना आदर्श माना है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। उन्हीं की तरह वीर, प्रसिद्ध और रणजयी। अवश्य। यदि राजपुताने की आदि भी नई पीढ़ी एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करे, राजपुताने की सारी समस्या सुलझ जाएगी। गुरुवर, वो देखिए। आचार्य जी, ये तो जीवित लग रहा है, निकालो इसे। हवन का सारा सामान मंदिर में रखो, जाओ। मेवाड़ के सभी प्रमुख नागरिकों, अधिकारियों और राज कर्मचारियों को जौहर बरसी का समाचार पहुंचा दीजिए। जय। हमारे नागरिकों के लिए हमारा ये अंतिम राजकीय भोज हो सकता है राणा जी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं रावत जी? क्या हमारे किसी भी मित्र राज्य ने अब तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया? और तो और बिजोलिया के राव मामरख जी ने तो हमारे संदेश का उत्तर तक नहीं दिया। राजराज, हम स्वयं बिजोलिया जाकर राव मामरख जी को समझाते। नहीं कुंवर प्रताप, राव मामरख जी के दिल की स्थिति हम अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। हुकुम। क्या बात है रावत जी? राणा जी, हमारे महल के प्रांगण में जब अलवर के संदेश वाहक दूत का हमें शव मिला, उस समय बाबूजीराज प्रताप को एक संदेह हुआ और बाबूजीराज के उसी संदेह को आधार बनाकर हमने अपने गुप्तचर को अलवर भेजा। और राणा जी, अब हमारा वही गुप्तचर एक समाचार लेकर वापस आया। राणा जी, हमारा गुप्तचर यह समाचार लाया है कि अकबर ने अलवर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हाजी खान को बंदी बना। क्या? और यही नहीं, अकबर ने अजमेर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसका अर्थ यह हुआ रावत जी कि मुगल संकट अब राजपुताने के मुख्य द्वार पर खटखटा रहा है और हम यहाँ आपस में ही युद्ध की योजना बना रहे हैं। यही तो चाहता है वो धूर्त मुगल दाजीराज कि हम आपस में ही लड़ते रहें और वो सरलता से हमारे संपूर्ण राजपुताने को हड़प ले। द्वारपाल से कहिए कि हमारा अश्व तैयार करें। कहां जा रहे हैं आप कुंवर प्रताप? मारवा मारवा। कहां जा रहे हैं आप कुंवर प्रताप? मारवा मारवा। किंतु मारवाड़ में तो राजीराज, राजा मालदेव जी चाहे जो सोचे, किंतु हमें उन्हें मनाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वे इस समय हमसे लड़ने के बजाय हमारे साथ मिलकर उस धूर्त मुगल से लड़ें। सुन रही हैं जयवंताबाई जी? कुंवर प्रताप मारवाड़ जाना चाहते हैं। रुक जाइए कुंवर प्रताप, आप कहीं नहीं जाएंगे कुंवर प्रताप। कल जौहर बरसी है और हवन में आपका ना रहना अपशकुन माना जाएगा। किंतु रानी माँ, यदि हम अभी नहीं गए तो बीते दिनों करें, वर्तमान का शोक मनाया जाएगा। हुकुम, शुभ समाचार है। हाकिमपुर, दरेरा और हिसार तीनों राज्य मेवाड़ की सहायता के लिए सहमत हो चुके हैं और वो अपनी सेनाएं चित्तौड़ के लिए रवाना कर चुके हैं। वो किसी भी समय यहाँ पहुंचती ही होंगी। चलिए रावत जी, कहीं से तो शुभ समाचार आया। राजीराज,
ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। हमने इन सभी राज्यों को संदेश भेजे और हमें भली भांति याद था कि हमने उस संदेश में इनसे केवल सहायता मांगी, सेना नहीं। तो फिर इन 3 राज्यों ने सेना क्यों भेज दी? कुंवर प्रताप, स्पष्ट रूप से युद्ध का वातावरण बन रहा है। ऐसे में सहायता का अर्थ होता है सैन्य सहायता। हम तो आपसे यही कहेंगे कुंवर प्रताप कि जैसा आपकी रानी मां कहती है वही कीजिए। बरसी पर ध्यान दीजिए। एक बार बरसी बीत जाए, उसके बाद हम इन सभी स्थितियों पर विश्लेषण करेंगे। हुकुम, राजपुताने के सबसे बड़े लोहार धीमन जी किसी महत्वपूर्ण मंत्रणा के लिए शीघ्र मिलना चाहते हैं आपसे। बुद्धि नहीं है उस लोहार में? नहीं मालूम कि राजकुमार से वो सीधे नहीं मिल सकता। जाओ। हुकुम सिंह जी। ये तो अजमेर के सावंत रतन सिंह हैं, किंतु इनकी ऐसी दुर्दशा की किसने? सारे जब सांस चल रही है इसकी। गुरुवर, राजपुताने की 3 राज्यों की सेनाएं अपनी अपनी दिशाओं से चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ रही हैं। हम जानते थे हमारे राज्यराज हकीमपुर नरेश मेवाड़ की सहायता के लिए सदा सबसे आगे रहते हैं। नहीं, ये सेना जो चित्तौड़ की ओर आ रही है, ये अकबर की सेना है, मुगल सेना। अकबर की सेना? ये क्या कह रहे हैं आप रतन सिंह जी? और अकबर ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया है। प्रताप को भी हम ऐसे ही ताबूत में बंद कर दे तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं शहंशाह, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। नहीं गुरुवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे राज्यराज की सेना होनी चाहिए। और इस समय राजपुताने के लगभग सभी रियासतों के राजा अकबर के संकेतों पर नाच रहे हैं। और आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन आपके पिता हाकिमपुर नरेश भी उन्हीं में से एक है। ये नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, मगर सच यही है। नहीं है, यही सच है। नहीं है, हमारे दाजीराज ऐसा कर ही नहीं सकते। शांत हो जाएं आप दोनों। हम स्वयं जाके देखते हैं कि सत्य क्या है। हम भी आपके साथ चलते हैं गुरुवर। भावी राज, आपको तो पता ही होगा, पीढ़ियों से हम समस्त राजपुताने और उसके पड़ोसी राज्यों के सैनिकों के लिए कवच बनाते हैं। हाँ धीमन जी, हम ये बात भी जानते हैं और आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें तुरंत मुंह मांगे पारिश्रमिक पर हाकिमपुर, करेरा और हिसार से 3000 सैनिक कवच बनाने का आदेश मिला। क्या 3000 नए सैनिक कवच? अब कुछ ही समय में वो सेना यहाँ से होते हुए निकल सकती है। इतनी दूर से तो प्रतीक नहीं हो रहा कि यह सेना किसकी है।
किंतु इनके वस्त्र और इनके कवच देख के लगता है कि ये राजपूतों की सेना है। चलिए। ये क्या हो रहा नाथ? ये सेना तो मुगलों की। यहाँ इतनी दूर से आप कैसे बता सकते हैं कि ये मुगलों की ही सेना है? तो सेना की अश्वरोही टुकड़ी को देख रहे हो? उसके नायक के अश्व को देखो, उस पर मुगल सेना का प्रतीक चिन्ह है। भले ही इन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए हों, अपने कवच बदल लिए हों, फिर भी या तो इनसे भूल हो गई है कि इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह नहीं बदला, या फिर इन्हें इस बात का आभास था कि अपने प्रतीक चिन्ह के बिना रणभूमि में जाना अपशगुन माना जाता है। हमें यह सब इसलिए पता है क्योंकि हमने सभी प्रतीक चिन्हों पर अध्ययन किया। एक मिनट, मुगल सेना हमारे द्वार पर खड़ी है और किसी को इस बात की भनक नहीं। रावत जी, हम नहीं कहते कि ये पत्र जाली है, और कहीं ना कहीं कुछ तो गलत अवश्य है। अब देखिए ना रावत जी, करेरा के राजा परमन सिंह जी अपने इस पत्र में लिख रहे हैं कि उनकी सेना का एक भाग अजमेर में है। पर रावत जी, हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार अजमेर पर अब मुगलों का अधिकार हो चुका है। करेरा की सेना कर क्या रही है अजमेर में? औजीराज, हमें मात्र एक ही सूचना मिली थी अजमेर पर अकबर के अधिकार की। ये भी बहुत संभव है कि हमारा वहां वाला गुप्तचर वहां की परिस्थितियों का ठीक ठीक आंकलन ही ना कर पाया, क्योंकि हमारे गुप्तचर की सूचना ये भी कहती है कि इस समय अजमेर के दुर्ग पर राजपूतों का ध्वज है, इन मुगलों का नहीं। और रावत जी, वो जो हमारे राज के लोहार धीमन जी ने हमें सूचना दी थी, तो 3000 सैन्य कवच बनाने वाले। रावत जी, आपको नहीं लगता कि हमें इस सूचनाओं को एक साथ जोड़कर फिर से एक बार हमारे क्षेत्र की स्थिति को देखना चाहिए? औजीराज, आपकी बात तर्क संगत अवश्य है, किंतु ऐसे समय जब इतना विशाल युद्ध हमारे द्वार पे खड़ा है, इन परिस्थितियों को संदेह की दृष्टि से देखना युद्ध के लिए हमारी तैयारियों पर एक दुष्प्रभाव डाल सकता है। रावत जी, हमें इसका हल मिल चुका है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए, जब तक हम देखते हैं कि कहीं कोई हमारे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है जिसे हमारा ध्यान नहीं गया। छोड़िए सब कुंवर प्रताप। आप साकाज और बरसी के हवन की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। हमने कहा ना, भूल जाइए मारवाड़ के संकट को, क्योंकि सारा राजपुताना जानता है कि साकाज और बरसी के समय कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता। जो आज्ञा था जी। आप चलिए, हम अभी आए। आइए रावत जी। सुनिए आप सब, रतन सिंह जी से ही कह रहे थे, मेवाड़ की ओर बढ़ती हुई ये विशाल सेना मुगल सेना। आचार्य जी, चित्तौड़ में जोहर बरसी का हवन चल रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब तक ये हवन समाप्त नहीं होता, मुगलों के विरुद्ध मोर्चा हम संभालेंगे।
हमें किसी भी प्रकार उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। पर हम चंद लोग इतनी बड़ी मुगल सेना का सामना कैसे करेंगे? हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं। हमारी स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम डट के मुगलों का मुकाबला करेंगे। अब राजपुताना की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम तैयार हैं। जय राजपुताना, 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 जय राजपुताना। ये कैसे संभव है? ये शस्त्र और सुरक्षा कवच कहाँ जा रहे हैं आप? वो चिंता की कोई बात नहीं रानी माँ, हम तो बस वो सुरक्षा के लिए। आप दाजीराज के साथ हवन की तैयारियों पे ध्यान दीजिए। बात बताइए, क्या है? वो रानी माँ, एक विशाल सेना हमारी सहायता के लिए आ रही है, तो उसी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि साका जौहर की बरसी के समय कोई भी सेना आपसे अपने स्वागत की अपेक्षा नहीं कर सकती। अवश्य ही बात कुछ और है। हमें संदेह है रानी माँ कि जो 3 राज्यों की सेना यहाँ हमारी सहायता के लिए आई हुई है, वो हमारे बड़े शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध रचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। अब ये बात हम इसलिए खुलकर नहीं कह पा रहे रानी माँ, क्योंकि हमारी इस बात को सिद्ध करने के लिए इस समय हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और न जाने मन ही मन हमें इन राज्यों के मित्र होने पर बहुत दृढ़ संदेह हो रहा। यदि आपका संकेत दृढ़ है तो ये छोटी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक कुशल योद्धा हैं और आपके अंतरात्मा के संकेत कभी वृथा नहीं हो सकते। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आपके अंतरात्मा की सुनिए और किसी की नहीं। महारानी साहब, मेवाड़नाथ हवन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या करें हम रानी माँ? आप वही कीजिए जो आपके अंतरात्मा कहे, किंतु उससे पहले उन 13,000 मृत आत्माओं से आशीर्वाद ले लीजिए जिन्होंने जौहर के अग्नि में स्वयं को मिटाकर सारे राजपुताने की लाज को बचा के रखा। हवन का पहला चरण समाप्त होते ही आप जा सकते हैं। कभी कभी आप ऐसा बोलती है रानी माँ तो बिल्कुल अशब्द जैसी लगती है। नहीं, क्षमा कीजिए, वो हमारे कहने का तात्पर्य ये था रानी माँ कि जैसा आप पता नहीं हम भी क्या क्या बोलने लग जाते रानी माँ। चलिए रानी माँ, हवन के लिए चलते हैं। कोई तो लिख रही है ना, पर फिर छुपा क्यों रही है? वैसे भी इसे भेजने से पूर्व हम इसे पढ़ने ही वाले थे। इससे पिछले पत्र में
आपने ना समझे वाली सारी बात विस्तार से लिखी थी और अपना पक्ष भी समझाने का प्रयास किया था, किंतु क्या हो, कोई उत्तर आया फूल का? नहीं ना। फिर आप फूल उत्तर दे या ना दे, हम अपना प्रयास छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी कुछ खा लीजिए, हम देख रहे हैं आजकल आप कुछ भी ठीक से नहीं खाती। चलिए खा लीजिए। नहीं माँ, आज हमारा व्रत है। व्रत? कैसा व्रत? चौहर बरसी? जी माँ, महारानी कर्णावत और उन 13,000 वीरांगनाओं की पुण्यात्माओं की शांति के लिए, जिन्होंने सालों पहले अपने सम्मान के लिए ये बलिदान दिया, जौहर किया, कम से कम हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। ये मेवाड़ का दुर्भाग्य है जो उसने आपको ठुकराया। इस द्वार को बंद कर शत्रु को आगे बढ़ने से कुछ समय तक रोका जा सकता है। शीघ्रता से इस दीवार को ठीक कर उसे ठोस बनाए। ये तो बड़ी जर्जर अवस्था में गुरुदेव, इसीलिए इसे ठीक करके इसे ठोस बनाना होगा। पत्थर, पेड़ की तने इत्यादि जो मिले उससे इस द्वार को बंद करना होगा। समय नहीं है, शीघ्रता से कार्य शुरू किया जाए। फिर क्या? जैसे ही शहंशाह हुमायूं मरहूम ने दुश्मन की सारी रसद समुद्र में फेंक दी तो उस कद्दावर राजा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद उसने शहंशाह हुमायूं मरहूम के आगे घुट बैठी। हमारा भी दिल करता है कि काश जब तवारीख के हसीन वर्क लिखे जा रहे थे तो हम भी अपने अब्बा हुजूर के साथ होते। आप तवारीख की फिक्र क्यों करते हैं जलाल? अभी तो आपको अपनी कामयाबी से तवारीख के कई सफों को भरना है। खान बाबा, मैं अपनी आंखों से प्रताप की शिकस्त का नजारा देखेंगे। हाँ खान खान, यही तो मौका जब हम अपनी तवारीख के सबसे सुनहरी वर्क को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखें। हम प्रताप और उसकी फौज को अपनी आंखों के सामने जलकर खाक होते हुए देखना चाहते हैं। राणा जी, साका जौहर की बरसी के हवन के लिए आपके पूरे परिवार को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। वो आते ही होंगे पुरोहित जी। जयवंताबाई जी नहीं आई? बड़ी महारानी अपनी इच्छा से आएंगी, हमारी तरह आपकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे। आइए ना।
अब वीरबाई जी भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन चुकी है, तो पूर्वजों को आहुति देने के लिए इन्हें भी हमारे साथ बैठना चाहिए। अब हम हवन का पहला चरण आरंभ करेंगे। ये प्रभु जी। आओ जिराज, कुशा दीजिए। हमें तुरंत मुंह मांगे पारिश्रमिक पर हाकिमपुर, तरेरा और हिसार से 3000 सैनिक कवच बनाने का आदेश मिला। यदि ये सेना हमारी मित्र सेना नहीं निकली तो क्या हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? क्या कह रहे हैं पंडित जी? कुशा पकड़ाइए प्रताप। हाँ? हाँ। घबराइए मत, अभी आहुतियां हो जाएंगी, फिर जा सकते हैं। करने का समय नहीं, जल्दी चलिए, जल्दी। आचार्य जी, काम बहुत ज्यादा है और काम करने वाले बहुत कम। उचित होगा किसी को चित्तौड़ भेजकर संदेश भेज दिया जाए। नहीं राणा खेता जी, इस समय चित्तौड़ में जौहर बरसी चल रही है, वो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा, यदि हम किसी को भेजते हैं तो हमारे पास 2 हाथ कम हो जाएंगे, और इस समय हमारे लिए एक एक हाथ महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, आप सभी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे दाजीराज अपनी मातृभूमि के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। वे तो राजपुताने के साथ कोई अहित देख ही नहीं सकते। देख लेना, ये जो सेना आ रही है वो मुगलों की सेना नहीं, हाकिमपुर के वीरों की सेना है। तुम्हारा खूनहार है, मेहनती है, किंतु भावुक भी है। यह समय आपको अपने राज परिवार की देशभक्ति का बचाव करने का नहीं, अपितु अपनी देशभक्ति सिद्ध करने का। वो देखिए गुरुदेव, द्वार बनने से पहले ही गिर पड़ा। अब राजपुताने को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। गुरुवर, मुगलों की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। अब हम क्या करेंगे आचार्य? ये केवल हम जानते हैं कि वो मुगल सेना है, जो राजपूती सेना के भेष में आई। किंतु वो मुगल सेना नहीं जानती कि हम उनके छल को जान चुके हैं। आचार्य जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हम में से कोई चित्तौड़ का प्रतिनिधि बनकर जाए और मुगल सेना के सेना नायक को यह आदेश दे कि जब तक चित्तौड़ से कोई निर्देश ना मिले वो वहीं पर ठहरे रहे? यदि हम ऐसा करते हैं तो उनके पास वहां रुकने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता, और जितने अधिक समय तक हम उन्हें रोक पाएंगे उतना अधिक मूल्यवान समय मिलता है हमें इस द्वार को ठीक करने में। किंतु समस्या केवल एक है कि चित्तौड़ का प्रतिनिधि बन के जाएगा कौन? हम जाएंगे गुरुदेव। कहीं नहीं जाएंगे आप हकीमपुर के राजकुमार हैं। आपके प्राण केवल आपके राज्य नहीं, अपितु समस्त राजपुताने के लिए महत्वपूर्ण है। हाकिमपुर का राजकुमार होने के अधिकार से हमने तो पहले से ही ये मान लिया था कि ये जो सेना आ रही है वो मुगलों की नहीं बल्कि हमारे राज्य की सेना है, और हमें अपने आकलन पर पूरा विश्वास है। फिर वही बात, हमने पहले भी कहा है कि ये सेना आपकी सेना नहीं है। कितनी बार कहे हम आपसे ये बात? क्षमा करें आचार्य, किंतु हमें जाना होगा।
चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम अभी जाकर रोकते हैं कुमार को। आप सबने अपना अपना कार्य क्यों रोक दिया? क्षमा करें गुरुवर, हमें संभावनाएं अभी भी कम दिख रही है। हम 20 है और वो हजारों। हाँ गुरुदेव, कैसे होगा? हाँ गुरुवर, हम क्या करेंगे बताइए। हताश होने से अच्छा है प्रयास करना। हम उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि कुंवर प्रताप यहाँ पे होते तो। आचार्य जी, हमारे बीच में से पारस और रतन सिंह पहले ही जा चुके हैं। हमारे पास बहुत कम लोग बचे हैं। इन बचे लोगों में से हम किसी को नहीं भेज सकते कुंवर प्रताप तक संदेश भेजने के लिए। आचार्य जी, जैसा आपने बोला था हम वैसा ही बारूद लाए हैं। कृष्णा का संकट संदेश। गुरुवर, बूंदी से हमारे मित्र सखा वीर के लिए संकट संदेश भेज रहे हैं। कुंवर प्रताप को संदेश पहुंचाने की युक्ति सूझ गई है हमें। जब एक बार आप लोग हमारा अनुसरण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मंत्र पढ़ लेंगे, तब हम अंतिम आहुति डालेंगे। इसके साथ ही हवन का पहला चरण संपन्न हो जाएगा। जी पुरोहित जी। आकाश में अग्निबाण, वो भी इस समय। ओह, अवश्य ही ये गुरुवर हमें संकेत दे रहे हैं। पर क्यों? सब लोग अंतिम आहुति डालें। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप कहाँ है हमने पूछा है। अरे ये कहां जा रहे हैं कुंवर प्रताप? मुझे अपने लोगों को सूचित करना ही पड़ेगा। रुक जाइए पारस, रुक जाइए। आगे मुगलों की सेना तक जाने में मूर्खता है। वापस आ जाइए। नहीं राव जी, हम हकीमपुर के राजकुमार हैं और हम अपनी सेना को कोई हानि नहीं होने देंगे। यानी कि अजमेर का सामंत भी आ रहा है इसके पीछे पीछे। अच्छा, अब आया समझ में माजरा। सैनिकों, हम आपके राजकुमार हैं, हकीमपुर के राजकुमार पारस सिंह। भाइयों, यहाँ कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि आप सब यानी कि आप सब हमारी सेना नहीं है।
भी, हम आपके साथ हैं। यहाँ से तुरंत निकलिए। पीछा करो, भागने न पाए। जलाल, लगता है हमारा पर्दाफाश हो गया। हर किसी की नजर में नहीं खान बाबा, हर किसी की नजर में नहीं, कम से कम चित्तौड़ के महलों में तो किसी के भी सामने नहीं। चलिए फुर्ती दिखाइए, चलिए जल्दी, शीघ्रता दिखाएं, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी कीजिए, जल्दी बारूद की पोटलियां बनाना आराम कीजिए और जल्द से जल्द इस कार्य को समाप्त करो। शीघ्रता दिखाएं, जल्दी जल्दी। आचार्य जी, सेना तो लगभग हमारे सर पर आ ही चुकी है। हम बस यही आशा करते हैं कि हमारे दो वीर बिना मुगल सेना की पकड़ में आए हमारे पास सही सलामत पहुंचे और हमारा संदेश को प्रताप तक पहुंचे। अश्व कहाँ है हमारा? सारंग कहाँ है? इतने सुरक्षा कर्मियों के होते हुए भी हमारा अश्व चला कहाँ गया? मैं ढूंढ लाया आपके सारंग को कुंवर प्रताप। ये महल के दक्षिणी भाग में घूम रहा था। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका और आपके अश्व प्रेम का करना चाहिए कुंवर प्रताप, जिसके कारण मेरे मुगल मित्रों को और समय मिल गया ताकि ठीक ढंग से वो आपका स्वागत कर सके। हवन होने से पहले कैसे निकल गए कुंवर प्रताप? क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि ये दुर्भाग्यकारी हो सकता है? ये सभी दिवंगत पवित्र आत्मा हमारे पुत्र की रक्षा करें। वो भी राष्ट्र के गौरव और उसकी मर्यादा को बचाने गए। आगे सर झुकाने की इजाजत के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांग लोगे, इसे जिंदा ताबूत में खड़े रहना पड़ेगा।
जब इनका सर हमारे आगे हमेशा हमेशा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए, खोल दीजिएगा इनका। जल्दी आओ। शीघ्र इस समय आपका बाहर जाना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। किंतु खिताजी, हम पारस को ऐसे बाहर यूं असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकते। जल्दी आइए। पारस! पारस! ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु हमारे राज्य का नाम खराब करने के अपराध में इन मुगलों को पाठ पढ़ाए बिना हम नहीं लौट सकते। लौट आइए पारस, लौट आइए। आपको ऐसे भावुक होने की आवश्यकता नहीं है पारस, लौट आइए। नहीं आचार्य, नहीं पारस, आइए आप, लौट आइए। आचार्य, हमने अपना धर्म निभा। पारस, आप एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। आचार्य जी, इतनी बड़ी सेना का कैसा करेंगे सामना? कब तक संभाल पाएंगे हम ये मोर्चा? राणा खेताजी, असंभव कुछ नहीं होता। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उसका बदला लेने के लिए वो खर, दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेके लौटी थी। एक और 14,000 राक्षसों की सेना और दूसरी ओर प्रभु राम, केवल प्रभु राम अपनी पर्ण कुटीर के सामने। प्रभु राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों को पराजित किया, उन्हें समाप्त किया
यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वंशज तो हम उन्हीं के हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है हम पर। राणा खेता जी, एक न एक दिन मृत्यु ने तो हम सबको अपने गले लगाना ही है, और ये हमारा स्वाभिमान है। सौभाग्य है कि हमें जीते जी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसी गौरवशाली मृत्यु को चुनने का अवसर मिला। कोई हौसला नहीं छोड़ेगा, निराश नहीं होगा, सब संयम में रहेंगे और आप सब हमारे आदेशों का पालन करेंगे। आगे राणा खेता। मेरे बहादुर मुगल सिपाहियों, वे बस बंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह ले लो। जब मैं हुक्म दूं, सब एक साथ तीर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, रणनीति के साथ साथ। हमारे हर एक तीर पर एक एक शत्रु होना चाहिए। गिनती में भले ही हम कम हैं, किंतु हिम्मत, हौसला, जोश में हम किसी से कम नहीं। एकलिंग जी को याद करते हुए शत्रु पर निशाना साधें, जीत अवश्य हमारी ही होगी। हमारे कहने की प्रतीक्षा कीजिए। तैयार हैं आप सब? हाँ गुरुवर। जय मेवाड़! जय मेवाड़! या परवरदिगार रहम कर परवरदिगार रहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश आतिश, वाह क्या कमाल के नुस्खे हैं इनके पास खान बाबा। ये चाहे जो भी नुस्खे आजमा ले जलाल, हारना इन्हीं को है। जानते हैं खान बाबा, जानते हैं, तभी तो इत्मीनान से मुस्कुरा रहे हैं हम। कोई तीर नहीं छोड़ेगा। नेज़े फेंको, नेज़े।
लगता है अब उन्होंने हमारे तीरों पे तीर छोड़ने बंद कर दिए हैं आचार्य। अब हम छोड़ेंगे तीरों पे तीर। आप सब अपने पास वाले के छोड़े तीर पर इस प्रकार निशाना साधेंगे कि आकाश पर जाके वो बारूद की पोटली पर लगे। छोड़िए तीर तीर। चलो चलो नासिर, लगाओ अपना दिमाग, सोचो कुछ नया। तुम तो हर जंग में कुछ नया सोचने के लिए ही जाने जाते हो। फिर इस जंग में, इस बारिश आतिश के जवाब में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कुछ नया? सोचिए कुछ, सोचिए। नासिर, कुछ सोचो। लगाइए अपना दिमाग। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भीलों के सरदार राणा खेता उस समय हमारा साथ छोड़ देंगे जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। नहीं, हमारे सरदार ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब छोड़ के मुगल सेना पर ध्यान दो, अन्यथा कोई जीवित नहीं बचेगा। ये तरकीब काम नहीं कर रही है। ऐसे में तो कुछ चंद लोग ही हमारा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर देंगे। यूसुफ, तुम कुछ सिपाहियों को लेकर दूसरे रास्ते से उस दरवाजे की तरफ जाओ। मैं बाकी सिपाहियों के साथ इस दरवाजे पे हमला करता हूँ। अब मुझे पीछे के दरवाजे से हमला करना होगा। चलो कुछ लोग हमारे पीछे आओ। चलो, हट। यह समय अपने साथियों के लिए शोक में डूबने का नहीं है, आक्रमणकारियों पर वार करने का है। युद्ध शांत न हो, वार करो। वो लोग हमारा रक्षा द्वार तोड़ रहे हैं। इस महल में तो अब कुंवर प्रताप का नाम लेना भी वर्जित हो गया, इसीलिए हम आपसे उनकी बातें कर रहे हैं कान्हा जी। पता नहीं क्यों हमारा मन इतना भयभीत हो रहा है। पता नहीं हमें इस बात का आभास हो रहा है कि कुंवर प्रताप किसी बड़ी संकट में फंसने वाला है कान्हा जी।
शाबाश हुकुम सिंह, कमाल कर दिया तुमने तो। इतने कम समय में इतनी दानिशमंदी से प्रताप को फांसने का चाल बना दिया। प्रताप, अब तुम्हें इस दलदल से कौन बचाएगा? बचाओ बचाओ, सारंग, सारंग हमें बचाओ। कोई बचाओ मैं। गुरुवर, हम कुछ साथियों को ले जाकर रक्षा द्वार संभालते हैं। जय किंग जी। जय किंग जी। आचार्य जी, हमारे तीर खत्म हो गए। चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी कुछ और तीर बचे। करो, हत्या में वार करते हो। आचार्य जी, अब तो आपके भी तीर नहीं है। तीर चढ़ाओ। क्षमा कीजिए भील सरदार, हमें लगा कि आपको लगा कि हम रणभूमि छोड़कर भाग गए। सच कहें आचार्य, जितना समय हम आपसे दूर रहे उस समय हमारे जीवन का सबसे कष्ट देने वाला और तनावपूर्ण समय था। देश और मातृभूमि पर मरने का सौभाग्य तो किसी किसी को प्राप्त होता है, देश पर मरने वाला तो सौभाग्यशाली होता है। हम तो अपने जंगल ये 2 पत्थर फेंकने वाली कले लेने गए थे। जब तक हम भीलों के इस पत्थर फेंकने वाली कल से पत्थर फेंक फेंक के शत्रुओं को दूर रखने का प्रयास करते हैं, तब तक अनुज आप, चक्रपाणी, कन्हैया रक्षा द्वार जाकर उसके क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत कीजिए। इसी समय शीघ्र कीजिए। अनुज, समझ में नहीं आ रहा कि बावजूद प्रताप रह कहाँ गए। पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं वे। सारंग, बचाओ। सारंग। सारे सिपाही हिफाजती घेरे में आगे बढ़ो और दुश्मनों के पत्थर रोको। हेलो, क्या हो गया? रुक क्यों गया आप सब?
आचार्य जी, अब हमारे सारे पत्थर समाप्त हो गए। हमारे अनुभव के अनुसार उनकी योजना यह होगी कि ढालों से अपना बचाव करने के पश्चात हमारे पत्थर समाप्त होते ही वो अपने तीर चलाना आरंभ कर देंगे। आप तीनों यहाँ आइए, बचाव कीजिए अपना उनके चलाए जाने वाले तीरों से। शीघ्र यहाँ आइए, समय नहीं हमारे पास, वो किसी भी समय तीर चला सकते हैं। चलाइए, आइए यहाँ पे। हो गया गुरुवर, चलिए अनुज। एक क्षण आचार्य, मैं पुनः सुनिश्चित कर लेता हूँ। सुनिश्चित हो गया गुरुवर। तीर चलाओ। अरे बचाइए अपने आप को। प्रताप सिंह चले गए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।